मॉडर्न अमेरिका इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है और ग्लोबल मिलिट्री अखराजात का तकरीबन 37% अमेरिका अपने मिलिट्री अखराजात पर सर्फ करता है। अमेरिका ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सिस्टम का लीडर बन गया है। अमेरिका ने उस दौर को उजागर किया है जहां बहुत ज़्यादा खुशहाली हो और छोटे लेवल के तनाज़े हों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि मालूमात से भरपूर वीडियोस आपको मिलती रहें। दुनिया में अमेरिका की पोजीशन को समझने के लिए और ये दुनिया की सियासत के लिए अहम क्यों है, आपको उस दौर में जाना होगा जब अमेरिका वजूद में आ रहा था। उस दौर में जब अमेरिका दुनिया में ताकतवर मुल्क नहीं था। मार्ज़ वजूद में आने के बाद पहले 70 सालों में अमेरिका ने अपने इलाके और नॉर्थ अमेरिका में अपना असर व रसूख कायम किया। आखिरकार ये पैसिफिक ओशन तक पहुंच गया। तोसी पसंदी के नतीजे में यहाँ पर जो मकामी लोग आबाद थे उनको मार दिया गया। शुरू में अमेरिका बहुत ज़्यादा तकसीम शुदा मुल्क था। आया कि अमेरिका को पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बाहर तोसी करनी चाहिए या नहीं। सिविल वार के बाद इस बहस ने जन्म लिया। तब कुछ लीडर जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीवर्ड ने यह बहस की कि अमेरिका को ग्लोबल पावर बनना चाहिए। सीवर्ड इस मंसूबे में कामयाब हो गया कि अलास्का को रशिया से खरीदना चाहिए, लेकिन आइसलैंड और ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश में वो नाकाम हो गया और कैरेबियन की टेरिटरी को मुल्हक करने की तजवीज़ को भी कांग्रेस ने रद्द कर दिया, क्योंकि कैपिटल हिल में बहुत से लोग साम्राज्यत और अमेरिका की आलमी सियासत में शमूलियत पर परेशान थे और ये लोग कमतर लोगों को जम करने पर भी परेशान थे और इस पोजीशन ने अमेरिका को साम्राज्य बनने से रोके रखा। लेकिन 1800 में कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका की साम्राज्यत की बहस को बदल कर रख दिया। सनती तरक्की ने मुआशी नशोनुमा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और इस मुआशी तरक्की के लिए एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत की ज़रूरत थी। इसके नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट मजबूत होना शुरू हो गई, जिसने एक्सपेंशनिस्ट प्रेसिडेंट्स के लिए आसान कर दिया, जैसे कि विलियम मैककिनली ने कहा कि अमेरिका का बाहर असर व रसूख कायम होना चाहिए। और 1898 में मैककिनली अमेरिका को स्पेन के साथ जंग में ले गया। बड़ी मुखालफत के बावजूद क्यूबा में लड़ी जाने वाली इस जंग में अमेरिका ने स्पेन को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी। इसके नतीजे में इसे गुआम, पोर्टो रिको और फिलिपीन के इलाके हासिल हुए। आने वाले 2 सालों में अमेरिका ने हवाई, वेक आइलैंड और अमेरिकन समोआ को मुल्हक किया। कुछ सालों बाद अमेरिका ने पनामा कनाल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। डोमिनिकन रिपब्लिक को हासिल करने के लिए फौजी भेज दिए और इसने वर्जीनिया आइलैंड को भी खरीद लिया। इन 2 इलाकों को हासिल करने के बाद अमेरिका दुनिया के नक्शे पर एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभरा। इस अरसे के दौरान अमेरिका ने अपने बैरूनी कमर्शियल और फौजी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जैसे चाइना में वेस्ट की मौजूदगी और निकारागुआ में प्रो अमेरिकन रजीम। पहली जंग अजीम ने यह साबित किया कि अमेरिका का असर व रसूख कितना बढ़ गया था। अमेरिका की जंग में शमूलियत न सिर्फ जर्मनी की शिकस्त का बायस बनी, बल्कि प्रेसिडेंट विल्सन ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को भी ख़त्म कर दिया। इसने जंग को ख़त्म किया और अमन की शराइत तय की। ये अमेरिका का अब तक का सबसे बुलंद नज़र फैसला था। इसके नतीजे में बनने वाली ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन, जो दुनिया में बाहम शराकतदारी और अमन की राह हमवार करने के लिए बनाई गई थी, अमेरिका ने इसमें शमूलियत नहीं की। अमेरिका की दुनिया के मामलात से अलहदगी अब तक की सबसे बड़ी कुव्वत थी। कांग्रेस ने अमेरिका को लीग ऑफ नेशन में शामिल होने से रोक दिया और इसने प्रेसिडेंट विल्सन को बहुत ज़्यादा अफसरदा किया। ग्रेट डिप्रेशन और राइज ऑफ हिटलर के दौरान अमेरिका ने अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दी। आलमी मामलात से अलहदा रहना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल था। मशरकी एशिया में जापानियों का असर व रसूख बढ़ रहा था
और ये अमेरिका के फौजियों की मौजूदगी और कब्जे पर डायरेक्ट थ्रेट था, और इसी ने जापान और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर्ल हार्बर अटैक के बाद ये अपनी इंतहा को पहुंचा और अमेरिका की जंग में शमूलियत का बाइस बना। दूसरी जंग अजीम ने दुनिया में अमेरिका की अहमियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जिसने जंग में माशी तबाही से बचने की कोशिश की, और ये वाहिद मुल्क था जिसके पास एटॉमिक वेपन्स थे। और जंग ख़त्म होने के बाद ये इस हालत में था अमन की शराइत तय करें। आइंदा जंग से बचने के लिए इसने फ़ायदा उठाया। इन सब की मशहूर मिसाल यूनाइटेड नेशन की तख्लीक है, और फतह के लिए लड़ने वाली जंगों से बचने के लिए यूनाइटेड नेशन का चार्टर बनाया गया। ऐसी जंगें जो जापानियों और जर्मनियों ने की थी। जैसे कि अमरीकी उम्मीद करते हैं कि बजाय जंग लड़ने के बड़ी ताकतें अपने इख्तलाफात कानून और कंप्रोमाइज़ के ज़रिए ख़त्म कर सकती हैं। जंग से बचने के लिए यूएन बहुत मशहूर अदारा है, लेकिन ये सिर्फ एक नहीं है। दूसरी जंग अजीम के बाद 44 ममालिक से 730 डेलीगेट्स न्यू हैम्पशायर में इकट्ठे हुए। उनका ये मकसद था कि ऐसा आलमी सियासी और माशी निज़ाम बनाए ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वार को दोबारा ना होने दें। इसके नतीजे में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ, और ये एग्रीमेंट आलमी माशी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी बन गया, जिसके नतीजे में वर्ल्ड बैंक और IMF के अदारे वजूद में आए। इन अदारों की तश्कील के बाद यूएन ने अपने आप को दुनिया के मसाइल में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व कर लिया। ताहम मसला ये था कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत सोवियत यूनियन ने चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखा। दूसरी जंग अजीम ने मशरक़ से जमहूरी और मगरब से कम्युनिस्ट ताकतों को इकट्ठा किया था हिटलर के खिलाफ जंग में, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इकट्ठे नहीं रह सके। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के मशरकी यूरोप और दूसरी जगहों पर तसीब पसंदी को मुख्तलिफ तरीके से लिया। अपने फ्री ट्रेड के विजन के खिलाफ इसको डायरेक्ट थ्रेट के तौर पर देखा। सोवियत यूनियन की मगरबी यूरोप में इंटरवेंशन ने अमेरिका और दूसरी यूरोपियन ताकतों को मजबूर किया कि वो नेटो की तश्कील करें। ये एक मिलिट्री इत्तेहाद था। इसका मकसद ये था कि रूस को यूरोप में और दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी से रोका जाए। इस स्ट्रेटजी को कंटेनमेंट ऑफ रशिया कहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिज्म के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसने अमेरिका को मजबूर किया कि वो पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख कायम करे। इसके दो बड़े नताइज थे। पहला ये कि अमेरिका गैर मुमकिन तौर पर उन मुल्कों के साथ इत्तेहाद बनाने के लिए मजबूर हो गया, जैसा कि सऊदी अरब, इसराइल और साउथ कोरिया, ताकि ये मुल्क उन इलाकों में कम्युनिज्म के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकें। दूसरा ये कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के असर और रसूख को रोकने के लिए कुछ मुल्कों में सीक्रेटली तौर पर दखल अंदाजी देना शुरू कर दी। इनमें से बाज़ डिक्टेटर भी थे, जैसा कि ईरान। इसने उन डिक्टेटर्स के साथ हमदर्दी दिखाई। बाज़ जगहों पर इसने बागियों को पैसा और हथियार भी दिया, जैसे कि अफ़गानिस्तान 1979 में और निकारागुआ में 1985 में। कोल्ड वार में अमेरिका ने पूरी दुनिया में बहुत से डिस्प्यूट्स में हिस्सा लिया। इसके नतीजे में पेचीदा इत्तेहाद, ताल्लुकात और टेंशन को जन्म दिया तकरीबन दुनिया के हर कोने में। बर्लिन वॉल गिरने के बाद अमेरिका इस सारे सिस्टम से निकल सकता था, अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर सकता था और अपनी मिलिट्री का साइज़ भी कम कर सकता था। अज़ात अमेरिका ने अपने मिलिट्री अखराजात कम किए, लेकिन मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और इत्तेहाद वही रहा जो कोल्ड वार में था। प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इस बात पर बहस की और ये फैसला किया कि ये अमेरिका और दुनिया के मफाद में है कि दुनिया के मामलात को चलाने के लिए अमेरिका को तन्हा और अकेला सुपर पावर होना चाहिए। तो जो सोवियत यूनियन का असर और रसूख रोकने के लिए बनाई गई थी वही रही, हत्ता कि इसने एक्सपेंड किया। और ये सोवियत यूनियन के थ्रेट के अलावा भी यूरोपियन कौमों को आपस में जोड़े रखने के लिए ज़रूरी था। अमेरिका की जापान और इसराइल के लिए मदद जारी रही ताकि इनके इलाकों में जंग ना हो।
عالمی اتحادی نظام اور وہ ادارے جو کولڈ وار میں بنائے گئے تھے وہ مستقل ہو گئے، اور ان کو جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی سیاسی اور ملٹری کمٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یہ سسٹم آج بھی کام کر رہا ہے، اور جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے کسی بھی امریکی سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ٹرمپ نے امریکہ کی ان کمٹمنٹ کے بارے بہت سی کنٹراڈکٹری چیزیں کہی ہیں، اور اس نے اس بات پر بحث کی ہے کہ امریکہ کے اتحادی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ کو کوئی خاص رقم نہیں دے رہے۔ اس نے فری ٹریڈ کی اہمیت پر بھی یہ سوال اٹھائے ہیں۔ اس نے نیٹو اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ اگر جاپان اپنی حفاظت خود کرے، اور یہ بھی بہتر ہوگا اگر سعودی عرب اور ساؤتھ کوریا بھی اپنی حفاظت خود کریں۔ یہ امریکہ کی فارن پالیسی پر اجماع سے واضح انحراف تھا جو 1947 سے ڈومیننٹ رہی۔ کیا امریکہ پھر آئسولیشنزم کی طرف جا رہا ہے؟ ہم اس پر اور بہت سے ایشوز پر آگے چل کر بحث کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔